हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इमरजेंस ऑफ महाजनपद्स देखा था, उसके बाद में हमने मगध एम्पायर के बारे में देखा था, मगध क्यों एज अ स्ट्रॉन्ग महाजनपद इमर्ज होकर आया, ये सारी चीज़ें देखी थी। वहाँ की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ डिस्कस करी थी, नंद डायनेस्टी तक का टाइम पीरियड हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिलीजन के बारे में। ऐसी क्या सिचुएशंस बनी जो डिफरेंट रिलीजन्स इमर्ज होकर आए इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी BC। ओके, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये जो लेक्चर है इसमें हम बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। देखिए, तब 6th सेंचुरी BC तक का टाइम पीरियड आता है, तब हम देखते हैं कि जो महाजनपद्स थे वो इमर्ज हुए। उस समय हम सोसाइटी में काफ़ी तरीके के चेंज देखते हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस देखते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। तब 1000 BC से लेकर 600 BC तक का टाइम पीरियड चलता रहता है, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। उस समय सोसाइटी में काफ़ी सारी चेंजेस देखने के लिए मिले। 1000 BC के आसपास आयरन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में आयरन के टूल्स बनना स्टार्ट हुए, इम्प्लीमेंट्स बनना स्टार्ट हुए, जिसके कारण जो यमुना गंगा दोआब वाला रीजन था, वहाँ के जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे उनकी कटिंग स्टार्ट हुई, और ये वाला जो रीजन था वहाँ पे सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हुए। क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी तो एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पे हुआ, जिसके कारण बड़ी बड़ी सिटीज़ इमर्ज होकर आई। और उसके बाद में 6th सेंचुरी BC तक आते आते ये एक बड़े बड़े स्टेट्स के रूप में इमर्ज हो गई, जो कि हमको इस मैप से पता चलता है। हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं महाजनपद के बारे में, ये भी देख चुके हैं कि ये क्यों इमर्ज हुए थे। ओके, तो हम देखते हैं कि तब 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड आता है, उस समय कई सारे रिलीजन्स इमर्ज होते हैं, काफ़ी सारे। इनफैक्ट कुछ टेक्स्ट से हमको ये पता चलता है कि ये जो 6th सेंचुरी BC के आसपास का टाइम था, इस समय अराउंड 62 रिलीजियस सेक्ट्स इमर्ज हुए थे। और ये जो सेक्ट्स इमर्ज हुए थे उसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजन थे जो इमर्ज होकर आए थे, एक था जैनिज़्म, एक था बुद्धिज़्म। ये दोनों रिलीजन के बारे में हमको डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC है। लगभग हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस बनते थे, बट आजकल बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। हम पहले इनकी लाइफ के बारे में देखेंगे, गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में, महावीर स्वामी की लाइफ के बारे में, फिर हम डिफरेंट फिलॉसफीज़ देखेंगे। फिर इसके बाद में यदि ये जो सेक्ट्स है, जैसे बुद्धिज़्म हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हीनयान महायान क्यों इमर्ज हुए, क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ें, और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर्स कौन सी हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसे कॉजेज़ थे, क्या ऐसे कारण थे कि एकदम से हम 62 रिलीजियस सेक्ट्स इमर्ज होते हुए देखते हैं इन 5th सेंचुरी BC, इन 6th सेंचुरी BC के बीच में। ओके, तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन था वो था सोशल कॉज। आपने यदि मेरा लेटर वैदिक पीरियड वाला लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें पढ़ाया है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई, कंजर्वेटिव हो गई। जैसे हम तब वैदिक पीरियड पढ़ते हैं या ऋग वैदिक पीरियड पढ़ते हैं 1500 से लेकर 1000 BC तक का टाइम पीरियड, उस समय सोसाइटी बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल सिस्टम्स हुआ करते थे, वर्ण सिस्टम नहीं होता था, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी। इनफैक्ट जो स्टेटस ऑफ वुमन था वो भी इतना ख़राब नहीं था। बट हम तब 1000 BC से 600 BC का टाइम पीरियड पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया, इनइक्वालिटी हमको देखने के लिए मिली, काफ़ी सारे नए नए तरीके के रूल्स नॉर्म सोसाइटी में आ गए, जिसके कारण सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई। तो जो पहला कारण था जिसे हम मानते हैं इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन का, वो था सोशल कॉजेस। रिजिड कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता था, जिसके कारण सोसाइटी में काफ़ी सारी इनइक्वालिटी थी। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी देखने के लिए मिलती थी, ब्राह्मण्स अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानते थे, सुपीरियर मानते थे, दूसरों को इन्फीरियर मानते थे, जिनका स्टेटस वर्ण सिस्टम में हायर था, जैसे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर उसके बाद में शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उनका हाईएस्ट स्टेटस था सोसाइटी
में, तो उनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस होती थी। वहीं पे जो सबसे लोअर वर्ण था, शूद्र, उनके पास में कोई प्रिविलेजेस ही नहीं होते थे। इनफैक्ट उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हमको देखने के लिए मिलता था। तो सोसाइटी में काफ़ी तरीके की इनइक्वालिटीज़ इमर्ज होकर आई थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हम देखते हैं कि जो वैश्य होते हैं और जो शूद्र होते हैं, वैश्य मर्चेंट क्लास होते हैं, शूद्र वर्ण होता था वो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो ये दोनों जो वर्ण थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट जो क्षत्रिय थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ण माना जाता था उस समय। उनका काम होता था लैंड को प्रोटेक्ट करना, पीपल को प्रोटेक्ट करना, तो वो अपना उस तरीके का स्टेटस चाहते थे सोसाइटी में। हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी BC तक आते आते जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण की जो सुपीरियरिटी थी और जो उनकी सुप्रीमेसी थी उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। और इसलिए हम देखते हैं कि बाद में जो बुद्धा और महावीर स्वामी, ये दोनों ही क्षत्रिय ओरिजिन के थे जिन्होंने ये रिलीजन्स को इस्टेब्लिश करा। तो क्षत्रियों ने काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये जो ब्राह्मण्स थे इनका अपोज करा। फिर हम देखते हैं रिलीजियस डिस्ट्रेस भी हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम ऋग्वेदिक सोसाइटी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रिलीजन बहुत सिंपल था, हर कोई सेक्रीफाइसेस कर सकता था, यज्ञ जो होते थे वो कोई भी घर में कर सकता था, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती थी, धर्म बहुत सिंपल था, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं थे, कॉम्प्लेक्स सेरेमनीज नहीं थी। बट जब लेटर वैदिक पीरियड हम देखते हैं 1000 BC से 600 BC का टाइम पीरियड, इस समय सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरीके के यज्ञ होते हैं, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जो 3-4 महीने से लेकर साल भर तक भी चलते हैं, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे सेक्रीफाइसेस होते थे। तो ये जो चीज़ें हम देखते थे, सेक्रीफाइसेस, सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी वैदिक कल्चर में, वैदिक सोसाइटी में, कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। फिर हम थर्ड रीज़न देखते हैं, वो होता है इकोनॉमिक रीज़न। हम कहते हैं कि जो इकोनॉमिक रीज़न है यही मेन कॉज था, यही मेन कारण था इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन का। ठीक है, अब हम इसको रियल कॉज क्यों मानते हैं? देखिए, तब 1000 BC से हम 600 BC तक आते हैं, तब जो गंगा प्लेन वाला पार्ट है, जो एलुवियल सॉइल थी वहाँ की, फर्टाइल सॉइल थी, वहाँ पे लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर होने लगा। उसके बाद में डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, आयरन के डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स बनने लगे, हर तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल पे होने लगी। तो उसके कारण क्या हुआ? ट्रेड एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई। जो वैश्य सोसाइटी थी, जो वैश्य थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई पहले के कंपैरिजन में। उनका सोशल स्टेटस उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा था ड्यू टू दिस वर्ण सिस्टम। वैश्य थर्ड कैटेगरी में आते थे, वर्ण सिस्टम में थर्ड पोजीशन थी उनकी, और वो अपना सोशल स्टेटस को एनहेंस भी नहीं कर पा रहे थे जो वो चाहते थे कि एनहेंस हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो चुकी थी। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक लिटरेचर्स थी, उसमें मनी लेंडिंग को प्रोहिबिट किया गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो मनी लेंडिंग थी वो प्रोहिबिटेड थी वैदिक लिटरेचर्स में और वैदिक कल्चर के अंदर, जिसके कारण जो वैश्य थे उनको बिजनेस करने में, ट्रेड एक्टिविटीज़ में, मर्चेंट एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ से भी वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। वहीं पे जो नया रिलीजन था, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जो वैश्य सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको। इसके बाद में हम जो सेकेंड इकोनॉमिक कॉज देखते हैं वो है राइज ऑफ एग्रीकल्चर। हम देखते हैं एलुवियल सॉइल थी, काफ़ी लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने लगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्लॉग्स, कार्ट्स, इनका यूज़ होने लगा। तो एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये भी लार्ज स्केल पे होने लगा। बट जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक रिचुअल्स थे, उसमें लार्ज स्केल पे सेक्रीफाइसेस होते थे, जिसके कारण जो वैश्य कम्युनिटी थी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, या जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए भी ये लोग, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी या जो वैदिक कल्चर था, उससे हटना चाहते थे या उसको छोड़ के कोई दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहते थे। वहीं पे जो जैनिज़्म था, जो बुद्धिज़्म था, इनकी जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को। तो इन्होंने जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो रिलीजन थे उनको अडॉप्ट कर लिया।
इसके बाद में हम जो नेक्स्ट रीजन देखते हैं वो देखते हैं ब्राह्मणिकल सुपरमेसी। जो इस समय के जो प्रिस्ट थे, जो ब्राह्मण थे, जो सारे रिचुअल्स करवाते थे, सारी सेरेमनीज करवाते थे, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे और सारे दूसरे वर्ण को इन्फीरियर समझते थे। ये एडवांटेज लेते थे। उस समय की जितनी भी हम वैदिक लिटरेचर्स देखते हैं वो सारी की सारी संस्कृत में थी। संस्कृत उस समय की कॉमन मास लैंग्वेज नहीं होती थी। उस समय की जो मास लैंग्वेज या जो लोग कॉमनली यूज़ करते थे लैंग्वेज वो थी पाली और प्राकृत। और जो ब्राह्मण्स थे वो सारे रिचुअल्स सेरेमनीज संस्कृत में करवाते थे। वो धर्म को उस तरीके से इंटरप्रिटेट करते थे जैसे वो चाहते थे, क्योंकि संस्कृत सबको इतने अच्छे से आती नहीं थी, ब्राह्मण्स को ही आती थी, तो वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते थे। और वहीं पर हम क्या देख रहे थे कि जो बुद्धिज़्म थे, जो जैनिज़्म था, ये दोनों रिलीजन के अंदर इक्वलिटी की बात हो रही थी। ये रिलीजन्स लोकल लैंग्वेज में प्रीच हो रहे थे, तो कॉमन मासेस के लिए समझना इजी था। कॉमन मासेस उसका मतलब समझ पा रहे थे और वो ईज़िली उस नए रिलीजन्स को अडॉप्ट कर पा रहे थे। तो इन्हीं कारण की वजह से जो बौद्धिज़्म और जैनिज़्म ये इमर्ज होकर आए स्ट्रॉन्ग रिलीजन के रूप में। ये दोनों रिलीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अब हम डिटेल में इन दोनों रिलीजन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। हम बुद्धिज़्म की यदि बात करें तो ये जो रिलीजन है ये अराउंड 2600 ईयर्स पहले इमर्ज हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन माना जाता है ये साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का। जापान, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, आपको ये सारी कंट्रीज़ में बौद्धिज़्म के फॉलोअर्स मिल जाएंगे। बौद्ध रिलीजन आज की तारीख में 6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉलो करती है। तो एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन बौद्ध रिलीजन को फॉलो करती है। यदि हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बात करें तो ये जो बौद्धिज़्म रिलीजन है, जो इसके फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध, जिनका बर्थ हुआ था 563 BC में। एग्जैक्टली तो नहीं पता, अभी भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। कई लोग बोलते हैं कि 563 BC के आसपास इनका बर्थ हुआ, कई लोग बोलते हैं 540 के आसपास। तो जो वाइडली एक्सेप्टेड जो डेटा है वो है कि अराउंड 563 BC के आसपास गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था ऑन द वैशाख पूर्णिमा। इम्पॉर्टेंट है क्या, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन ये जो प्लेस है ये रुमनदेई डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में आती है। ये इम्पॉर्टेंट है। कौन से क्लैन के थे? शाक के क्षत्रिय क्लैन के थे। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले जो उनके फादर थे वो थे शुद्धोधन, जो कि रिपब्लिक किंग थे ऑफ कपिलवस्तु। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। इनकी जो मदर थी वो भी प्रिंसेस थी ऑफ कोयला रिपब्लिक। इनकी मदर का नाम था महामाया। इनकी मदर की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी। गौतम बुद्ध को बड़ा किया था उनकी स्टेप मदर ने, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड है। इसके बाद में जो इनके फादर थे उन्होंने काफ़ी अर्ली एज में अपने बेटे की शादी कर दी थी। अराउंड 15-16 ईयर्स की एज में उनने गौतम बुद्ध की शादी कर दी थी यशोधरा से। यशोधरा प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की और इन्हीं से इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। तो ये इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं गौतम बुद्ध की लाइफ से। जो शुद्धोधन थे, जो कि रिपब्लिक किंग थे कपिलवस्तु के, वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो बड़े होकर पॉलिटिकल रूलर बने। ऐसा उनके बर्थ के टाइम पे किसी ने प्रेडिक्ट भी किया था। उसके अलावा एक और प्रोफेसी थी उनके बर्थ के बाद में जो ये कहती थी कि वो आगे चलकर एक रिलीजियस गुरु भी बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर जो शुद्धोधन थे उन्होंने कंस्पायर किया और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी फ्रॉम एनी रिलीजियस एस्पिरेशंस। उन्होंने अपने बेटे को रिलीजन से हमेशा दूर रखने की कोशिश करी। वो नहीं चाहते थे कि रिलीजन का इस तरीके का इन्फ्लुएंस हो गौतम बुद्ध पे कि वो आगे जाके सब चीज़ों का त्याग करके रिलीजन में ही इन्वॉल्व हो जाए।
ठीक है। और इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करा कि लाइफ की जो हार्श रियलिटी है, जो हार्शर साइड ऑफ लाइफ है, वो कभी भी गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को पता चले। बट वो ऐसा करने में फेल हो गए। एक दिन जो उनके बेटे थे पहली बार अपने रॉयल रेसिडेंट के बाहर निकले और उन्होंने लाइफ की हार्श रियलिटी को देखी। ये जो आप चैरिएटर देख रहे हैं चन्ना, इनके साथ में गौतम बुद्ध अपने महल के बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में उन्होंने 4 साइट्स देखी। अब ये 4 साइट्स क्या है? एन ओल्ड मैन, एक बुढ़े इंसान को, उसके बाद में एक डिसीज्ड मैन, डेड मैन, और उसके अलावा एक एसेटिक को देखा। ओके, तो इस तरीके के 4 साइट्स देखें। एसेटिक का मतलब साधु, जो सब चीज़ों को त्याग कर पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। तो इस तरीके के 4 साइट्स गौतम बुद्ध ने देखे और इन सब चीज़ों को देखकर गौतम बुद्ध इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने थोड़े दिन बाद अपना जो घर है उसको त्याग दिया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। क्यों त्यागा उन्होंने अपना घर? ताकि वो ओवरकम कर सके ओल्ड एज को, इलनेस को, डेथ को, बाय लिविंग अ लाइफ ऑफ एन एसेटिक। ठीक है। और ये जो उनका घर छोड़ने वाला जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं द ग्रेट डिपार्चर। इसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो इमेज देख रहे हैं ये 5th सेंचुरी AD के अंदर बनाई गई थी। इस इमेज में ये दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध अपने घर के बाहर जा रहे हैं। ये इनका ग्रेट डिपार्चर है। ये इनका जो हॉर्स है कंठक, उस पे बैठ के जा रहे हैं। ये इनका चैरिएटर है चन्ना, इनके साथ ये अपना महल छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो इस इवेंट को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जब अपना महल छोड़ा तो फर्स्ट वो प्लेस जहाँ पर ये गए थे वो थी राजगृह। हम देखते हैं कि UPSC में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन सी प्लेस है जो गौतम बुद्ध ने विजिट नहीं करी है अपने लाइफ टाइम में। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है गौतम बुद्ध की लाइफ से, या वो प्लेसेस जो गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ में विजिट करी है, वो पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्लेस महाभिनिष्क्रमण के बाद में जहाँ पर वो गए थे वो थी राजगृह। राजगृह उस समय मगध की कैपिटल थी। ओके, और बिंबिसार यहाँ के किंग थे। यहाँ पे इन्होंने बैगिंग करना स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। एसेटिक की लाइफ जी रहे थे ये यहाँ पर, किस चीज़ के लिए? ताकि इनको निर्वाणा मिल सके, साल्वेशन मिल सके, इन सब चीज़ के लिए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सिद्धार्थ थे उन्होंने स्टडी करी अंडर 2 हर्मिट्स। 2 गुरुओं के अंडर उन्होंने स्टडी करी। पहले अराला कलम, फिर उसके बाद में उदक रामपुत्र। ये दोनों के नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से किसके डिसाइपल थे गौतम बुद्ध, या किसके थ्रू उन्हें स्टडी मिली, या कौन इसमें से गुरु थे। तो इम्पॉर्टेंट है अलारा कलम और उदक रामपुत्र, ये दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए। तब ये डिसाइपल थे इन दोनों के, या जिस समय ये स्टडी कर रहे थे इन्होंने एसेटिक की लाइफ जी, बट कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट इनको नहीं मिल पाया। ये डिससेटिस्फाइड थे। इनको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए था इन सब चीज़ों से बाहर आने का, जो सफरिंग थी उससे बाहर आने का, उस तरीके का उनको ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो गौतम बुद्ध ने क्या करा, अपने 5 कैंपेनियंस के साथ मिलकर, ये जो कैंपेनियंस थे इनके 5 लोग जो थे, इनको लीड किया था कौंडिन्य ने। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम और ज़्यादा ऑस्टेरिटी की तरफ जाएंगे, और ज़्यादा पेनेंस, और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाकर तपस्या करेंगे, सारी चीज़ों का त्याग कर देंगे, इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करेंगे। ये गौतम बुद्ध ने और इनके साथ जो इनके कैंपेनियंस थे इन्होंने डिसाइड करा। इन्होंने काफ़ी ऑस्टेरिटी की तरफ गए, काफ़ी तरीके की तपस्या करने की कोशिश करी, बट इनको डिज़ायर्ड फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट होता है वो नहीं मिल पाया। इन द एंड गौतम बुद्ध ने डिसाइड किया कि अब वो मिडिल पाथ फॉलो करेंगे, वो एक्सट्रीमिटी की तरफ नहीं जाएंगे। एसेटिक लाइफ में भी वो कोई बहुत एक्सट्रीम जो पाथ होता है, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे।
और ये जो एसेटिक वाली लाइफ थी उससे दूर जाने लगे और मूविंग क्लोज़र टू मेडिटेशन। यहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेडिटेशन को फॉलो करना स्टार्ट करा और इस पर्टिकुलर पाथ को जो फॉलो करा इसको इन्होंने नाम दिया मिडिल पाथ। ये मिडिल पाथ जिसे हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम ना जाके मिडिल में चलो, तो वो ये चीज़ गौतम बुद्ध ने यहीं पर सीखी थी। द पाथ ऑफ हैविंग वन सेल्फ अवे फ्रॉम एक्सट्रीम सेल्फ इंडल्जेंस एंड एक्सट्रीम सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसको क्या बोलते हैं, आप सेल्फ इंडल्जेंस से भी दूर रहो और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन से भी दूर रहो, दोनों का बैलेंस होना चाहिए और मिडिल में हमको चलना चाहिए, मिडिल पाथ को फॉलो करना चाहिए। वो चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने एसेटिक का पाथ छोड़कर थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़े और मेडिटेशन को फॉलो करना स्टार्ट किया, उस दौरान उनको एक सुजाता नाम की विलेज गर्ल थी जिन्होंने मिल्क और राइस पुडिंग दी। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है गौतम बुद्ध की लाइफ का जो हमको पता चलता है बौद्ध लिटरेचर से। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सुजाता नाम की एक लड़की थी जिसने गौतम बुद्ध को मिल्क और राइस पुडिंग दी थी। इससे हमको ये पता चलता है कि वो ऑस्टेरिटी से दूर हुए, थोड़ा सा एसेटिक लाइफ से भी थोड़ा सा दूर हुए और मिडिल पाथ को इन्होंने फॉलो करा। इसके बाद में हम देखते हैं कि फाइनली इन द एंड पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना एट गया, यहाँ पर गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। एनलाइटनमेंट उन्होंने अटेंड किया, निर्वाणा अटेंड किया एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब कि अपना घर छोड़ने के 6 साल बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन, उन्होंने 49 डेज तक कंटिन्यूसली मेडिटेशन करा, उसके बाद में उनको एनलाइटनमेंट मिला, निर्वाणा मिला। ये इमेज देख रहे हैं आप, इसमें गौतम बुद्ध का मेडिटेशन चल रहा है 49 डेज़ का। और ये जो बौद्ध लिटरेचर है उसमें हम एक डेमोनिक गॉड के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है मारा। ये जो डेमोनिक गॉड है ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गौतम बुद्ध को थ्रू डिज़ायर्स, लाइफ, बर्थ, डेथ, इन सब चीज़ों के थ्रू। ठीक है, तो ये इमेज हमको ये बताती है। अब हम देखते हैं एनलाइटनमेंट के बाद में, निर्वाणा के बाद में गौतम बुद्ध ने फर्स्ट टाइम प्रीचिंग दी, फर्स्ट सेरेमन जिसे हम बोलते हैं, पहली बार अपने 5 शिष्यों को, 5 डिसाइपल को ज्ञान दिया, प्रीचिंग दी। वो कहाँ पर दी थी? डियर पार्क सारनाथ में, टू हिज 5 डिसाइपल्स। और ये जो इवेंट था जब उन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग दी, इसे हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। मतलब यहाँ से गौतम बुद्ध एनलाइटनमेंट मिल गया उनको और यहाँ से उन्होंने धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू करा। तो जो धर्म का पहिया था वो यहाँ पर टर्न हुआ और ये चीज़ सिग्निफाई करती है, ये चीज़ हमको बताती है फर्स्ट सेरेमन के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनके 5 कैंपेनियंस थे, कोंडियाना और इसके अलावा जो 4 अदर लोग थे, इन्हीं को इन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग दी। ये इनके फर्स्ट 5 डिसाइपल थे। ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग बने टू बी टॉट बौद्धा टीचिंग एंड बिकम एन अरहत। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की जो डेथ है वो होती है एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। 483 BC में इनकी डेथ होती है। इनका बर्थ होता है 563 BC में लुम्बिनी वन, रुमनदेई डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में। और जो इनकी डेथ होती है वो होती है कुशीनारा, कुशीनगर में। ओके, इनकी जो डेथ है वो वीकनेस की वजह से, ओल्ड एज, इलनेस की वजह से होती है। ये इस समय एक ब्लैक स्मिथ होता है जिसका नाम था चुंडा, उससे मील एक्सेप्ट करते हैं। कहा जाता है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली ये जो मील थी इसमें पॉर्क मीट था, मीट इन्होंने खाया था जो इनकी आखिरी मील थी। और इन्होंने ये जो चुंडा स्मिथ था इनसे कहा था कि ये जो मील मैं खा रहा हूँ मेरे अलावा किसी को भी नहीं देकर इसे बरी कर देना, बरी द रेस्ट ऑफ द मील विथआउट ऑफरिंग इट टू द अदर मॉन्क। और ये मिल लेने के बाद में जो गौतम बुद्ध रहते हैं वो सीवियरली इल हो जाते हैं और इनकी कुशीनारा में डेथ हो जाती है।
ये जो डायग्राम है आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो गौतम बुद्ध हैं ये 2 ट्रीज़ के बीच में लेटे थे और इनके आसपास ये सारे मॉन्क्स इनको घेर कर खड़े हुए थे। ये जो मॉन्क है ये इनके सामने खड़ा था और एक मॉन्क इनको हवा दे रहा था। तो गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि आप यहाँ से हटिए, क्योंकि जो गॉड्स हैं वो सब यहाँ पर एकम्पेंट हुए हैं, वो सब यहाँ पर आए हैं ये महापरिनिर्वाणा देखने के लिए। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी है जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाणा से रिलेटेड है। Lay down on the right side between the 2 trees which immediately blossomed out of season. ये जो ट्रीज़ के बीच में लेटे थे वो अपने आप ही ब्लॉसम्ड आउट हो गए ऑफ सीज़न। इनकी यहीं पर डेथ हुई और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है हम इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, फाइनल ब्लोइंग आउट। ओके, अब यदि हम गौतम बुद्ध की लाइफ की बात करें तो गौतम बुद्ध के लाइफ के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसे पर्टिकुलर सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जो बर्थ वाला टाइम पीरियड है, उसे लोटस और बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। महाभिनिष्क्रमण, जब वो अपना घर छोड़कर जाते हैं, द ग्रेट डिपार्चर जिसे बोलते हैं, रेनन्सिएशन जिसे बोलते हैं, उसका सिंबल था हॉर्स। इसके बाद में निर्वाणा, संबोधि जिसे हम बोलते हैं, एनलाइटनमेंट जिसे हम बोलते हैं, इसका जो सिंबल था, जिस ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेशन किया उसे हम बोधि ट्री बोलते हैं। वो पीपल का झाड़ था और उसे हम बोधि ट्री बोलते हैं और बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में धर्म चक्र प्रवर्तन, इनकी फर्स्ट सेरेमन, फर्स्ट जो ये प्रीचिंग देते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हील से, द टर्निंग ऑफ द व्हील, तो इसे हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट है इनकी डेथ वाला इवेंट जिसे हम महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इनकी लाइफ से रिलेटेड, आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बौद्ध की टीचिंग, जो उनकी इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है उसके बारे में। उसके बाद में जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा बौद्ध से रिलेटेड, उसमें हम जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिवीज़न है बुद्धिज़्म में, हीनयान, महायान, थेरावाद, उसके अलावा जो बौद्ध लिटरेचर है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।